हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 13 वर्दी पॉइंट ऑन कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? बहुत सिंपल है। दो चार्जेस हैं, पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R। तो कूलम ने ये फाइंड किया कि जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है या Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाता है, वो जो फोर्स है इंटरेक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। इसका मतलब क्या है कि अगर आप Q1 Q2 दोनों को 2 टाइम्स बढ़ा दोगे तो आपका इंटरेक्शन फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड, उसने फाइंड किया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ा दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, जो इंटरेक्शन फोर्स है वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आती है 9 × 10⁹ इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है 9 × 10⁹, और इसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे जो एप्सिलॉन होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या होता है? तो परमिटिव मतलब होता है परमिशन। आगे हम पढ़ेंगे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और कोई मीडियम अपने थ्रू कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करने दे रही है वो डिसाइड करता है परमिटिविटी। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। आई होप ये कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, ये कूलम्स लॉ का हमारा स्केलर फॉर्म है। आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो इसको रब करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो है यूनिट्स और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं, अब ये सेकेंड पॉइंट डिस्कस हो रहा है, तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई, वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो FR स्क्वायर इंटू 4 पाई अपॉन Q1 इंटू Q2, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। नहीं, आपको एप्सिलॉन नॉट फ्री करना है तो एप्सिलॉन नॉट आप यहाँ करिए, और बाकी चीज़ तो यहीं रहेंगी, Q1 Q2 और फोर्स आ जाएगा नीचे, तो FR स्क्वायर। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। अब इसका डायमेंशन देखते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन में हम लेंगे M, L, T और A। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम और A फॉर एम्पियर। तो हम जानते हैं ये आपका जो चार्ज है वो जो करंट है, आगे हम पढ़ेंगे, जो करंट है वो Q/T होता है, तो I × T आपका Q हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो I स्क्वायर T स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो I होता है एम्पियर, तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर, क्योंकि 2 Q है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। फोर्स का होता है आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और R स्क्वायर का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब वैल्यू आप रख दीजिए। तो M में कितना है, एक ही है, वो नीचे है, तो M-1 हो जाएगा। L में कितना है, नीचे ही है और पावर 3 है, तो L-3 हो जाएगा। और ये T का भी सेकंड हो जाएगा, टाइम का भी सेकंड होता है, सेकंड की पावर 4 है, तो T4 हो जाएगा, और A की पावर क्या हो जाएगी 2। ये डायमेंशन है हमारा, ये डायमेंशन है एप्सिलॉन नॉट का, ये जो है डायमेंशन है हमारा एप्सिलॉन नॉट को। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं।
तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है, जहाँ पे एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी जो आता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये के के बराबर भी आता है। इस के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जनरली हमारा जो के होता है वो 1 हो जाता है। किसके लिए? एयर के लिए और वैक्यूम के लिए। तो हमारा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला जाता है। तो ये फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स कब लगेगा? जब मीडियम हमारा होगा एयर और वैक्यूम। लेकिन अगर दूसरा मीडियम होगा तो हमारा ये लगेगा फॉर्मूला फॉर एनी मीडियम। ओके, सो आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है, मीडियम के आने से फोर्स क्या है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज होता है एक मीडियम के आने से। जैसे चार्जेस है हमारा Q1 और Q2 चार्जेस है और डिस्टेंस में R है, और मान लेते हैं कि एक मीडियम आ गया है। ठीक है, तो अभी Q2 की वजह से इसमें फोर्स लग रहा था, F लग रहा था ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था। लेकिन अब इस चार्ज की वजह से ये चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर देगा, ये जो चार्ज है हमारा Q1 है वो क्या कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस आए, ये भी फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स कैसे लगाएंगे, ये ऐसा लगाएंगे। ये जो फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स लग जाएगा इंड्यूस्ड फोर्स। तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रिक माइनस F इंड्यूस्ड। तो हमारा जो F नेट आएगा वो लेस देन आ जाएगा F इलेक्ट्रिक से। हमारा F इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए किसी मीडियम के आने से क्या होता है कि जो मीडियम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज ये अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो इंड्यूस चार्जेस आ जाएगा। इंड्यूस चार्जेस भी इस पर फोर्स लगाएगा। इसमें देखिए ये -A+ है तो ये अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि जो नेट फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस इंड्यूस्ड फोर्स हो जाएगा, और हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के मीडियम का आने से हमारा फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब इसी में देखते हैं कि हमारा फोर्स इंक्रीज कैसे होगा। तो फिर से लेते हैं Q1, इस तरफ -Q2 लेते हैं, फिर से मीडियम लेते हैं। अब ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये Q1 इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था ऐसा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये भी प्लस आया है तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा, इंड्यूस्ड चार्ज वाला फोर्स। ये हमारा इंड्यूस्ड चार्ज हुआ, और ये हमारा कोई मीडियम है जिसमें इंड्यूस्ड चार्ज आ गया चार्ज की वजह से। तो देखिए अब नेट फोर्स क्या हो गया हमारा, इसमें नेट फोर्स क्या हो गया, F इलेक्ट्रिक प्लस F इंड्यूस्ड। तो हमारा जो नेट फोर्स हो गया वो ग्रेटर हो गया F इलेक्ट्रिक से। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। मीडियम के आने से फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोनों चीज़ हो सकती है, मीडियम के आने से फोर्स घट भी सकता है और बढ़ सकता है। क्यों घटता बढ़ता है, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज आ जाते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेज अपने फोर्स लगाते हैं जिससे ये होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फोर्थ पॉइंट लेते हैं। इसका ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट है। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब वर्क डन राउंड अ ट्रिप 0 होगा। और ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि, और ये एनर्जी सकअप नहीं करेगा, डू नॉट
सक एनर्जी। तो हमारा जो ये कूलम फोर्स होता है, इंट्रैक्शन फोर्स होता है, ये क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। मतलब ये पाथ डिपेंड होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ए है, ये बी है, और एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। तो दोनों पाथ में, चाहे आपका ये पाथ हो या ये पाथ हो, दोनों पाथ में जो वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा होगा, वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें आता है, ये इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। हमने पहले देखा था, ये हमारा जो पॉइंट है। नेक्स्ट है जो इन्वर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, वो हमारा 5th पॉइंट है। तो 5th पॉइंट है कि फॉलो इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ क्या होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो 1/r² होता है। तो ये इन्वर्स लॉ है, ये जो r है इन्वर्स है ना, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। बहुत सारे फोर्स और भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। जैसे ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, हम देखें 11th में कि ग्रेविटेशन फोर्स भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। कुछ फोर्स नहीं होते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो QVB होता है, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता है। तो कुछ फोर्स होते हैं जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन हमारा जो है कूलम लॉ का इंट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन 3rd लॉ, ये फॉलो करता है। 6th पॉइंट हमारा है फॉलो न्यूटन 3rd लॉ। ये न्यूटन 3rd लॉ को फॉलो करता है। जैसे Q1 और Q2 है, और जो Q2 है वो 2 जो 1 पे फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ये इस पे F फोर्स लगा रहा है, तो जो Q1 है वो 2 पे भी F फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और ये कब होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम। क्योंकि आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको पढ़ाएंगे आगे के लेक्चर में, तो आपको समझ में आएगा कि जो चार्ज होता है वो फील्ड पैदा करता है, और फील्ड जो होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी स्पीड होती है, उसको कुछ टाइम लगता है यहाँ पहुँचने में, और फील्ड ही इस पर फोर्स लगाती है। तो मान लीजिए ये जो हमारा है Q2 1 लाइट ईयर दूर है, मतलब 2 लाइट ईयर है, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ टाइम लग जाएगा ना पहुँचने में। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आफ्टर सम टाइम बोल देते हैं, कुछ टाइम बाद जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच चुकी होगी, तो जब की बात होती है कि इन्वर्स ये न्यूटन 3rd लॉ फॉलो करता है। मतलब जो फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है उतना ही फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 6th तो हो गया, हमारा पॉइंट 6th हो गया। अब 7th हमारा जो पॉइंट है वो है, इसका नेचर है। सेवेंथ हमारा जो पॉइंट है, इसका नेचर है। तो इसका नेचर 2 प्रकार का होता है, रिपल्सिव भी होता है, और अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, तो जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपेल होंगे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तब भी क्या होगा, रिपेल होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसका दोनों नेचर होता है। जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स में देखे हैं वो क्या होता है, वो केवल अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसका नेचर क्या है, रिपल्सिव भी है और अट्रैक्टिव भी है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा इसका, ये है मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट आएगा ये आएगा 8th पॉइंट। 8th पॉइंट हमारा है मीडियम डिपेंडेंट है। हमने पहले ही बताया था, जैसे मीडियम आता है तो फोर्स इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो मीडियम इफेक्ट करता है। तो मान लेते हैं ये Q1 और Q2 चार्ज है,
और Q2 Q1 पे F लगा रहा है और Q1 Q2 पे भी F लगा रहा है। तो अभी ये एयर की बात हो रही है, मीडियम एयर है, लेकिन अगर वाटर आ गया, ठीक है, अगर ये वाटर आ गया तो ये जो F डैश होगा, ये F डैश होगा वो क्या होगा, F/K होगा, जहाँ पे K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, तो F डैश क्या हो जाएगा, F/80, मतलब 80 गुना 80 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक वाटर के आने से। ओके, नेक्स्ट है ये सेंट्रल लाइन फोर्स होता है। नाइन्थ पॉइंट है ये सेंट्रल लाइन फोर्स होता है। सेंट्रल लाइन फोर्स होता है मतलब जो Q1 है और Q2 है, ये जो पॉइंट चार्जेस है इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी इसी के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज। फोर्स जो लगता है जो लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है उसी के अलॉन्ग कर लगता है और किसी और डायरेक्शन में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा 9th पॉइंट। अब 10th पॉइंट देख लेते हैं अपन। 10th पॉइंट क्या हमारा, 10th पॉइंट है ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ऐसा क्यों बोला है, मान लो पॉइंट चार्ज नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है, लेकिन होता क्या है, इसकी वजह से ये चार्ज को रिपेल करेगा तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये भी इसके चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, तो इसका चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से लेंगे तो हमारा जो r इफ़ेक्टिव है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया r से, ठीक है। तो हमें लगा कि होगा ये, लेकिन एक्चुअली होता है ये। तो हम क्या लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं। जब हम पॉइंट चार्ज लेंगे तो चार्ज कहाँ भागेगा, कहीं नहीं भागेगा, तो हमारा R भी वही होगा, R इफेक्टिव भी वही होगा, ठीक है। तो R इफेक्टिव बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। छोटा कैसे हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लेते हो तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब दूरी ये हो जाएगी R इफेक्टिव। यहाँ पे जो R इफेक्टिव होगा वो लेस देन होगा R से, तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया 10th पॉइंट हो गया। अब 11th पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका जो 11th पॉइंट है वो क्या है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका जो 11th पॉइंट है, जैसे ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है, लेकिन इस चार्ज की अब वेलोसिटी है V, तो जो Q1 Q2 पे लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वो अब F1/4πε0 Q1 Q2 बाय r² बस सीमित नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, अब जब कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो वही है कि ये लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर एक चार्ज मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको लगेगा केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा, लेकिन नहीं, मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है। जब स्पीड आ जाती है चार्ज में तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है, तो नेट फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक हो जाता है। तो आई होप ये आपको 11th पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।